गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, याद होगा आप लोग को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट किए थे डायपोल के कारण डिफरेंट पोजीशन पे। और आज हम लोग स्टडी करेंगे उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल। जैसे अगर ठीक है, एक डायपोल दिया हुआ हो -q, इधर +q, ठीक है, और डिस्टेंस है दोनों के बीच का 20 सेंटीमीटर, और ये चार्ज जो q दिया हुआ है वो 2.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम का है, यानी 2.5 माइक्रो कूलाम का है। ठीक है, और ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो पॉइंट है इस तरह से है कि OA जो है वो आपका 1 मीटर है और OB जो है वो आपका 2 मीटर है। ठीक है, एक और चार्ज दिया हुआ है हमको Q0 मान लीजिए, वो 3.4 माइक्रो कूलाम का। ठीक है, 4 माइक्रो कूलाम का आपको चार्ज को ले जाना है A से B तक और बताना है कि इसमें वर्क डन क्या होगा। चार्ज को A से B तक ले जाना है और बताना है वर्क डन क्या होगा। बनाइए, जल्दी से सोचिए इसको कैसे सॉल्व करिएगा। कल पिछले क्लास में आपको याद होगा हमने बताया था डायपोल मोमेंट के हिसाब से पोटेंशियल कैसे निकालते हैं एक्सियल लाइन पर, याद है ना? सोचिए। तो क्या सॉल्व हो गया? ट्राई किए, देखिए याद होगा आप लोगों को वर्कडन का फॉर्मूला हम लिखवाए थे। वर्कडन का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, अगर आपको ध्यान से याद किए हो तो चार्ज अगर Q0 मूव कर रहा हो A से B तक तो ये फॉर्मूला था आपका, क्योंकि वर्कडन था क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का निगेटिव, यानी माइनस ऑफ UB माइनस UA, और UB को क्या लिख सकते हैं Q इंटू V। तो Q0 चार्ज मूव कर रहा है तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा Q0 इंटू VB और इसका Q0 इंटू V है। अब बाकी माइनस तो समझ में आ रहा है क्योंकि माइनस डेल्टा ही होता है, कंजर्वेटिव फोर्स है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब हमको चाहिए बेसिकली VB और VA, है ना? तो ये VB और VA कैसे निकाल सकते हैं? तो VB क्या लिखते हैं हम लोग, तो VB का फॉर्मूला था हमारा एक्सियल लाइन के लिए जो पोटेंशियल का, वो था K/r², है ना? उस जिस डायरेक्शन में आपका डायपोल मोमेंट, अगर उस डायरेक्शन में ही हमने अगर चार्ज रखा हो, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन P इस तरफ है, माइनस से प्लस की तरफ, और उधर ही वो रखा हुआ है। और पहले P निकाल लो, इसका ज़्यादा अच्छा रहेगा कि P निकाल लो। तो P के लिए क्या फॉर्मूला था, Q इंटू डिस्टेंस, यानी 2.5 10⁻⁻6, 20 तो 20 ही रह जाएगा, और 10⁻⁻2, तो रिजल्ट आ जाएगा कितना 50, यानी 5 नहीं 5 नहीं 50 ही रहेगा। ठीक 50 हो जाएगा, और इंटू 10⁻⁻8, इतना कूलाम मीटर हो गया हमारा डायपोल मोमेंट। और VB का फॉर्मूला क्या होगा, KP इंटू 2 का स्क्वायर, और VA कितना होगा हमारा, तो VA होगा हम लोग का KP इंटू 1 का स्क्वायर। लेकिन डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका वैल्यू कितना होगा, माइनस, यानी ये रिजल्ट हो जाएगा KP/4, और ये सेम रिजल्ट आएगा मेरा -KP/1। अब ये वैल्यू यहाँ रखते हैं हम लोग, ठीक है? तो वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, -Q0, है ना, -Q0, और VB का वैल्यू कितना है KP/4, ठीक है, और इसका वैल्यू है माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा KP/1, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, -5 KP/4।
क्यू नॉट तो है ही, वो तो रहेगा ही रहेगा। अब वैल्यू रख देते हैं -5, के का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ और अगर आप वहाँ देखेंगे तो पी का वैल्यू आया है 5 × 10⁻⁻7 और क्यू नॉट का वैल्यू है 4 × 10⁻6 और डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, बाकी ये हो जाएगा -25 और 25 नहीं जाएगा, कितना हो जाएगा 18 और 25 225 -225 × 10⁻2 और 6 -4 इतना जूल वर्क डन होगा। नोट कर लीजिए इसको। हो गया नोट। अब ये तो समझ में आ रहा है ना आपको कि माइनस और प्लस क्यों नहीं, बस याद रखना है क्या कि डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में अगर पॉइंट है प्लस में पोटेंशियल, डायपोल मोमेंट डायरेक्शन में क्या अपोजिट में पॉइंट है निगेटिव में पोटेंशियल। देखिए एक काम करते इस बार डायपोल मोमेंट ही ले लेते हैं, 2 माइक्रो कूलाम मीटर का, ठीक है 2 माइक्रो कूलाम मीटर का डायपोल मोमेंट हो गया, ठीक है। और ये सेंटर है इसका O और यहाँ से मान लो ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये 2 मीटर डिस्टेंस पे है और ये 1 मीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये एंगल 37 है, ठीक है, और ये एंगल 53 है, ठीक है। चार्ज वही रहने देते हैं क्यू नॉट को 4 माइक्रो कूलाम का, ए से बी चार्ज जा रहा है। इस बार फिर आपको कैलकुलेट करना है इसका वर्क डन, निकालिए। हो गया नोट, बन गया, बन गया। देखिए फिर वर्क डन का हमको जो फॉर्मूला है वही है -Q नॉट × VB - VA। तो बेसिकली हमको करना क्या है, VB और VA फाइंड आउट करना है। तो हमने पहले ही कहा था कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन के हिसाब से देखना होगा कौन निगेटिव और कौन पॉजिटिव होगा। तो आप देख रहे हो कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है, ए की तरफ, मतलब कि इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और इसका पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी जो VB हमारा आएगा, अगर हम VB की बात करें तो पहले एंगल पे हम देखते हैं। चलो पहले VA निकाल लेते हैं। VA तो पॉजिटिव है हमारा, तो VA कितना होगा, KQ cos थीटा KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो KP P को रहने तो जैसे है वही cos 53 डिग्री डिवाइडेड बाई R2 का होल स्क्वायर। cos 53 का वैल्यू कितना होता है, तो 53 3 और 5 के बीच में बनता है, तो cos 53 हो जाएगा 3/5, यानी 3kp अपॉन 5 और इसका 4, तो ये हो जाएगा 20 VA का वैल्यू। चलो VA तो मिल गया। अब VB की बात करें तो ये निगेटिव आएगा, एंगल हमारा 37 है, तो VB कितना हो जाएगा हमारा, तो VB हो जाएगा माइनस में KP cos 37 डिग्री डिवाइडेड अपॉन 1 का स्क्वायर, और cos 37 होता है 4/5, तो रिजल्ट हो गया आपका -4kp अपॉन 5। ये VA और VB मिल चुका है, इसको हम यहाँ रख दें, है ना। तो रिजल्ट क्या आएगा वर्क डन का,
तो वर्क डन का जो रिजल्ट आएगा हमारा वो हो जाएगा माइनस क्यू नॉट। अब वर्क डन का जो फॉर्मूला है तो उसमें वी माइनस वी रखना है, तो ये हो जाएगा -4kp अपॉन 5 और -3kp/20, और ये 20 एलसीएम होगा, 4 16 और 3 19, तो -19, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 19kpq0/20। ये रिजल्ट हो गया। k का वैल्यू रख देंगे हम लोग, 9 × 10⁻⁹, p का वैल्यू है हमारे पास, q0 का वैल्यू है। सॉल्व करिए, आंसर लाइए इसका, नोट करिए इसको जल्दी से। हो गया नोट। चलिए, ये तो हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की बातें। और भी क्वेश्चन दिया जा सकता है इसमें। इसको मिटा दे, ठीक है। अब जरा देखिएगा, अब जो हम लोग का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इनसाइड एन इनसाइड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे, तब यूनिफॉर्म का बात करेंगे, ठीक है। क्यों, उसका रीजन है, बताएंगे। पहले नॉन यूनिफॉर्म की बात करें। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं? याद होगा, इस टाइप का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में बताया गया होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं सारे हमारे, और इसमें बताया गया होगा कि जहां डेंसिटी हाई होती है, जहां डेंसिटी हाई होती है वहां आपका क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और जहां डेंसिटी कम होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कम होता है। वेरी गुड। तो इस हिसाब से हमको तो ये समझ में आ रहा है कि अगर हमको 2 पॉइंट यहां पे ऐसे दिया जाए A और ये पॉइंट ऐसे दिया जाए B, तो ये फिक्स है कि EA ग्रेटर देन EB होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, ग्रेटर देन EB होगा। वेरी गुड। और अब अगर हम इसमें कोई डायपोल रख दें, ठीक है, पास पास एक डायपोल अगर रख दें जहां पे R के कारण वैरी हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड A और B, ठीक है। डायपोल हमेशा बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पे इसको एजम्पशन ले रहे हैं। ये एजम्पशन एक्चुअली हम यहाँ पे मान जरूर रहे हैं DR, लेकिन ये जानबूझकर माना जा रहा है ताकि वो एक एलिमेंट्री रिजल्ट मिले हमको, ठीक है। इसलिए मान रहे हैं कि एक एलिमेंट्री रिजल्ट मिले, ठीक है। ये है -Q और ये है +Q, ठीक है। तो ये तो फिक्स है बाबू कि यहां पर का पोटेंशियल EA और यहां आपका EB, यानी हम कह सकते हैं कि अगर इसको E1 माने तो E1 बड़ा होगा E2 से, यानी ये E1 अगर यहां पोटेंशियल है और ये E2 है तो E1 बड़ा है E2 से, ठीक है। अब सोचो, ये -Q चार्ज, आपको ये चीज मालूम है ना कि फोर्स बराबर Q × E होता है, और पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड के डायरेक्शन में, यानी इधर होगा हमारा QE1 QE2 फोर्स, और इधर क्या होगा QE1, है ना। तो यानी जो यहां पे नेट फोर्स होगा F नेट कितना आएगा, तो F नेट आएगा हमारा QE1 - QE2। इसका रीजन है क्योंकि जिसका फील्ड ज्यादा उसका फोर्स ज्यादा होगा, जिसका फील्ड कम उसका फोर्स क्या होगा, कम होगा।
यानी कहने का मतलब जो रिजल्ट आएगा हमारा यहां पर वो होगा QE1 माइनस QE2। तो Q कॉमन ले लेते हैं, E1 माइनस E2। वेरी गुड, F नेट हो गया हमारा। अब बात समझो, E1 माइनस E2 दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, मतलब डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये dr डिस्टेंस है A और B के बीच का, जो कि बहुत छोटा डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस छोटा है इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस भी क्या होगा, छोटा होगा। यानी E1 माइनस E2 को हम लोग लिख सकते हैं नियर अबाउट DE, नियर अबाउट होगा इक्वल टू D। किसको लिखेंगे, E1 माइनस E2 को, ठीक है। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा F नेट का, तो F नेट आ जाएगा Q इंटू D, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा और चेंज कर रहे हैं, Q इंटू D है, डिवाइड में DR और मल्टीप्लाई में DR, ये अपने मन से। अब Q इंटू DR क्या होगा, Q चार्ज है और DR इसका डायपोल मोमेंट के बीच, मतलब डायपोल का क्या है, डिस्टेंस है, यानी लेंथ है चार्जों के बीच का। तो Q इंटू DR क्या हो जाएगा, इसका डायपोल मोमेंट हो जाएगा, यानी Q इंटू DR हो जाएगा इसका P। Q इंटू DR को क्या कह देंगे, इसका P। तो रिजल्ट आ जाएगा P इंटू DE अपॉन DR, ये हो जाएगा नेट फोर्स। समझ में आ रहा है, यानी नेट फोर्स है क्या, तो नेट फोर्स है डायपोल मोमेंट का प्रोडक्ट किसके साथ, डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। ये नॉन यूनिफॉर्म है। अब सोचो इफ E जो है यूनिफॉर्म होता, E क्या होता, यूनिफॉर्म होता, कहने का मतलब E कांस्टेंट, वैल्यू नॉट चेंजेज, तो DE अपॉन DR जीरो होता। तो इसका मतलब ये समझ में आया हमको कि रिजल्ट ये आता कि फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता, जीरो हो जाता। फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता, जीरो हो जाता डायपोल मोमेंट पे। यानी कहने का मतलब कि व्हेन द डायपोल इज प्लेस्ड इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द फोर्स एक्टेड ऑन इट इज जीरो। और नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, P इंटू DE अपॉन DR। इसको नोट करिए, इस पर क्वेश्चन देखते हैं। हो गया नोट, ठीक है। तो चलते हैं अब इस पे कुछ सवाल पे, ठीक है। तो याद रखना है कि ये फॉर्मूला जो हमने देखा है P DE अपॉन DR, ये तभी अप्लीकेबल है जब E वैरी करेगा, क्या करेगा, E वैरी करेगा R के साथ। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज और समझ में आएगा कि डायपोल मोमेंट के अक्रॉस जितने भी पॉइंट्स है उस पर ये वैरी कर रहा है। डायपोल मोमेंट के अक्रॉस जो भी पॉइंट्स है उस पर ये वैरी कर रहा है, और उसी पर वैरी करेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर परपेंडिकुलर वैरी करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ना ही लगाओ तो बेहतर है। तो सीधा आपको इतना ही देखना है कि ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब E वैरी कर रहा हो R के साथ और समझदार तो आप हैं इसके डायरेक्शन में। जैसे मान लो एक डायपोल रखा हुआ है P1, ठीक है, और एक डायपोल ये रखा हुआ है P2। डिस्टेंस इज R, ठीक है। अब बात ये है यहाँ पर कि पूछ रहा है फोर्स क्या होगा, ठीक है। एक दूसरे को कितने फोर्स से मतलब अप्लाई करेगा, ये F आपको निकालना है। तो F इक्वल्स होता है P इंटू DE अपॉन DR। अगर R के डायरेक्शन में, यानी R जिधर डायपोल रखा हुआ है
उसके डायरेक्शन में फील्ड चेंज कर रहा हो तो फिक्स है कि ये दोनों एक दूसरे के एक्सियल लाइन पे है ना, तो दोनों के लिए फील्ड एक दूसरे को वेरी करेगा, और जितना P1 फोर्स P2 पे लगाएगा उतना ही P2 फोर्स P1 पे लगाएगा। ठीक है, तो किसी एक का भी हम फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं, यानी हम ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट को P1 इंटू dE2/dr, इसका मोमेंटम लेके उसके फील्ड से कर ले, या फिर ऐसे कर दें P इंटू dE1/dr, P2 में मल्टीप्लाई कर दें E1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंशिएशन से, जैसे करें आंसर एक ही आना है। तो चलो हम पहले P1 के कारण वहाँ फील्ड निकालते हैं। ठीक है, और एक्सियल लाइन के लिए जो r डिस्टेंस पे फॉर्मूला था हमारा P का, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का E1, ये हो जाएगा 2k P1/r3, यही था फॉर्मूला। तो फिर निकालना है हमको dE1/dr इक्वल्स 2k P1, ये तो रहने दीजिए, 1/r3 का डिफरेंशिएशन, आपने याद होगा ये डिफरेंशिएशन पढ़ा था, d/dx ऑफ 1/x⁴n का -n डिवाइडेड बाई x⁴n+1, ऐसा कुछ फॉर्मूला था ना हमारे पास। तो उस हिसाब से यहाँ पावर 3 है, तो रिजल्ट हो जाएगा -3r⁴, यानी ये रिजल्ट हो जाएगा -6k P1/r पे पावर 4, और वैल्यू यहाँ रखेंगे हम तो आंसर आ जाएगा f का। तो f का आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से हमारा f का जो आंसर होगा वो होगा -6k P1/P2/r पे पावर 4। माइनस का साइन ये बता रहा है कि आपका फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव इन नेचर है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। नोट करिए इसको, फिर आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, 1 से 2 3 जो भी हो गया है नोट। अब देखो और क्वेश्चन, मान लो इस बार एक डायपोल को हटा देते हैं। ठीक है, ये तो नोट हो ही गया है ना आप लोग का। मान लो इस बार डायपोल को हटा देते हैं और एक चार्ज ही ले लेते हैं Q, और मान लो इसका डायपोल P1 P2 तो कोई जरूरत ही नहीं रह गया अब यहाँ पे। और फिर वही कंडीशन, ये फॉर्मूला नोट हो गया था ना, याद रखिएगा इसको। F का वैल्यू निकालना है, चार्ज Q पे मान लो, किसी पे निकालो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स वो इस पे लगाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमको सीखना है कि डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म रखते तो क्या होगा, तो हम लोग ऐसे करेंगे कि फोर्स ऑन Q निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा, सॉल्व हुआ। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले P के कारण फील्ड यहां निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला में तो ऐसा कोई टेंशन नहीं था बाबू कि P के डायरेक्शन में है या P के डायरेक्शन में नहीं है। तो आप सिंपल यहां देखिए, E का जो रिजल्ट है वो था मेरा 2kP/r3। ठीक है, यही था ना हमारा 2pKP/r3। तो हमको निकालना है, अरे एक मिनट, हमको P पे फोर्स निकालना है ना, एक मिनट, ओ सॉरी, इसको हमको P पे ही निकालना है। हम तो सिंपल वाला कर दिए थे, एकदम इजी वाला। P पे निकालना, P नॉन यूनिफॉर्म में रखा हो। चलो ठीक है, तो इसके कारण फील्ड देख लेते हैं। तो इसके कारण फील्ड क्या हो जाएगा, KQ/r²। यूनिफॉर्म चार्ज के कारण, एक सिंपल पॉइंट चार्ज के कारण ऐसा होता था ना। तो अब हमको उस पर फोर्स चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, P × dE/dr, यानी ये रिजल्ट बन जाएगा हमारा P × KQ को तो कांस्टेंट रहने देते हैं, d/dr ऑफ 1/r², और 1/r² का डिफरेंशिएशन जो आएगा वो कितना आएगा, -2/r3, यानी रिजल्ट आ जाएगा -2kPQ/r3। वही उल्टा हो गया था अभी हमसे, हम उसका फील्ड निकाल के रख रहे थे, 4 से मल्टीप्लाई करते तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाता।
तो क्योंकि जितना फोर्स ये इस पे लगेगा उतना ही फोर्स इधर भी लगेगा, तो वो इस तरह से था। तो ऐसे भी आप देखिए, अगर सिंपल चार्ज दिया हुआ रहेगा तो आप आराम से निकाल सकते हो कि डायपोल जो है फील्ड कितना यहां पर क्रिएट कर रहा है, वो F इक्वल टू क्यू इंटू ई करके कर सकते हो। लेकिन जब डायपोल दो रहे तो फिर आपको ऐसे सोचना होगा। और एक चीज अगर ध्यान से देखिएगा कि डी अपॉन डी आर जहां पर जीरो हो गया, जैसे भी हम लोग कांस्टेंट वाले के लिए देखे थे, डी अपॉन डी आर जहां पे जीरो हो गया वहां के लिए एफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे डी अपॉन डी आर कहां कहां जीरो हो सकता है, जहां कांस्टेंट हो, जहां मैक्सिमा हो, जहां मिनिमा हो। जैसे अगर आपसे बात करें एक रिंग के लिए जिसका अगर रेडियस ए है तो उसको मालूम होगा कि ए वाई रूट 2 वाले जो पॉइंट है वहां पर इसका जो फील्ड है वो ऐसे कुछ था, याद है, ग्राफ आपने पढ़ा होगा ये वाला। याद आ रहा है कुछ, ए वाई रूट 2 और माइनस ए वाई रूट 2 पे यहां पे मैक्सिमा और वहां पे मिनिमा मिलता था जब इस रिंग पर चार्ज रहता था प्लस क्यू। यानी कहने का मतलब ये दोनों पॉइंट इस रिंग पर अगर हम यहां पर और यहां अगर कोई डायपोल रख दें तो फील्ड जीरो, फोर्स जीरो हो जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि ये दोनों ऐसा पॉइंट है जहां पे डी अपॉन डी आर जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे मैक्सिमा है और इस पॉइंट पे मिनिमा है, और उन दोनों केस के लिए डी अपॉन डी आर जीरो होता है, चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, है ना। तो वैसे किया जा सकता है। मिटा दे इसको। अब वैसे ही मान के चलो एक लॉन्ग वायर है एल लेंथ का, और एकदम पास में एक आर डिस्टेंस पे एक छोटा सा डाइपोल रखा हुआ है, एक छोटा सा डाइपोल रखा हुआ है पी का, ठीक है। और आपको इस पे फोर्स निकालना है। कहने का मतलब बस इतना है कि आर बहुत छोटा है एल से। बताइए फोर्स क्या होगा। इनफाइनाइट वायर नहीं है, लॉन्ग वायर है, बस इतना सोचना है। इनफाइनाइट वायर नहीं है, लॉन्ग वायर है, ठीक है। तो अब जरा बात करो, आर बहुत छोटा है एल से, याद होगा इस वाले केस में बताए थे, आप लोग पढ़े हैं कि E इक्वल्स होता है लेमडा वाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हाँ एक चीज छूट गया था बाबू, मान लो इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा है, ठीक है, और आपको फोर्स निकालना है इस पे, तो F इक्वल्स क्या हो जाएगा, फिर वही चीज P इंटू डी अपॉन डी आर, यानी P इंटू लेमडा वाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी आर ऑफ 1 अपॉन आर। 1 अपॉन आर का डिफरेंस क्या हो जाता है, माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर होता है ना। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, P लेमडा माइनस में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये फोर्स का रिजल्ट हो गया। नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग चलेंगे इसको यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे डायपोल को, नोट करिए। हो गया नोट। अब चार्ज डायपोल को कहाँ रखेंगे, यूनिफॉर्म में। कहाँ रखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड inside uniform electric field, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल को अगर वहां रखेंगे तो ये तो फिक्स है कि नेट फोर्स जीरो होगा। हम लोग अभी जस्ट देखे हैं, क्योंकि E कांस्टेंट है और डी अपॉन डी आर जीरो है,
इसका मतलब कि नेट फोर्स तो जीरो होगा, ये कंफर्म हो गया। उसको और दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए कैसे, मान के चलिए कि ये फील्ड है हमारा, सॉरी ये फील्ड है हमारा, थोड़ा और बड़ा हो जाओ, फील्ड को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है, ठीक है, और इसमें डाइपोल रखे हैं हम लोग, माइनस क्यू, ठीक है, यानी डाइपोल मोमेंट उल्टा हो गया। चलो दिक्कत उल्टा सीधा का फर्क ना पड़ता, जैसे भी रख ले, नेट फोर्स तो जीरो आना ही है। कैसे, उसको एक और दूसरे तरीके से देखेंगे। देखो दोनों चार्ज है हमारा, एक क्यू ई, एक चार्ज है क्यू और एक माइनस क्यू, दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो क्यू ई लगेगा, ठीक है। डायरेक्शन की बात करते हैं, जिसका प्लस चार्ज है उस पर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसका माइनस चार्ज है उसके फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इस पर ए फोर्स लग रहा है क्यू इंटू ई, और इस पर इधर फोर्स लग रहा है माइनस, मतलब क्यू इंटू ई माइनस क्यू, दे डायरेक्शन तो उल्टा कर ही लिए, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो, क्योंकि दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि इस दोनों के कारण जो यहां पर नेट फोर्स बना वो नेट फोर्स कितना आ गया, जीरो। चलो दूसरे तरीके से रख के देख लेते हैं। अगर हम दूसरे तरीके से रख ले इस तरह से कि फील्ड और पोटेंशियल, फील्ड और इसका डायरेक्शन पी का सेम हो जाए, मतलब ऐसे माइनस क्यू प्लस क्यू, इधर हो जाएगा इस पे फोर्स, इधर हो जाएगा इस पे फोर्स, और दोनों फोर्स होगा आपका क्यू ई क्यू ई क्यू ई क्यू ई, और इस हिसाब से हमारा नेट फोर्स बनेगा शून्य। नेट फोर्स क्या बनेगा, शून्य। तो नेट फोर्स तो जीरो होगा। अब मन में एक सवाल चल रहा होगा सर कि थोड़ा टेढ़ा कूड़ा करके रख दे, टिल्ट कर दें तो क्या होगा। तो देखो अगर हम इसको टिल्ट कर दें तो भी नेट फोर्स जीरो होगा। इसको रहने तो यहां पे लिख लो कि एफ नेट जीरो है, ठीक है। अब थोड़ा टिल्ट करते हैं इसको, मान लो ये एंगल थीटा पे है अभी फिलहाल, ये ई, ठीक है, और ये डाइपोल मोमेंट पे इस पर चार्ज माइनस क्यू है, इस पे चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया इस डायरेक्शन में पी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो होगा क्यू ई, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो होगा क्यू ई, और अभी भी नेट फोर्स जीरो है। लेकिन अभी क्या है, दोनों फोर्स एक दूसरे के पैरेलल है। यहां क्या था, दोनों फोर्स डायपोल मोमेंट के लाइन ज्वाइनिंग पर था, मतलब जिस लाइन पे है, यानी जो डायपोल मोमेंट का सेंटर है उसी के एलोंग दोनों फोर्स है। इस कारण से क्या था, अंतर क्या था, देखिए एफ नेट तो जीरो था ही। यहां क्या होगा कि दोनों फोर्स पैरेलल है और उन दोनों फोर्स के बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब फोर्स दो होते हैं, कपल ऑफ फोर्स होता है जिनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वहां टॉर्क लगता है। पढ़े हैं हम लोग, पढ़े हैं ना। लेकिन यहां टॉर्क नहीं लगेगा, इन दोनों में नेट टॉर्क भी जीरो है। कारण क्या है कि दोनों फोर्स सेंटर से क्रॉस कर रहा है, मतलब कि डिस्टेंस ही जीरो हो गया सेंटर से दोनों फोर्स का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मत बोलना कि यहां से यहां तक ऐसा डिस्टेंस है ना, ठीक। तो नेट फोर्स जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है। कहने का मतलब इस कंडीशन में, ये जो कंडीशन 1 और 2 है, इन दोनों में क्या है, डाइपोल इज इन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम,
ये ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम में है, समझे बात को। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ टॉर्क बनेगा, क्या बनेगा, टॉर्क बनेगा, लेकिन नेट फोर्स जीरो है, तो ये अभी भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है ना। नेट फोर्स अभी भी जीरो है, यहाँ भी अभी हमारा एफ नेट जीरो है, लेकिन टॉर्क कुछ आएगा। तो टॉर्क बराबर क्या था, बोल दीजिए, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच का प्रोडक्ट। तो मान लो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, तो टॉर्क बराबर क्या बन जाएगा, तो फोर्स तो हमारा क्यू ही है, और प्रोडक्ट करेंगे, हाँ मान लो ये डाइपोल मोमेंट मान लेते हैं P है, और इसके लेंथ को मान लेते हैं ये है 2L, कितना है 2L, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 2L साइन थीटा, ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, 2L साइन थीटा, परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनस साइन थीटा के हिसाब से देख लीजिए, और Q इंटू 2L को कहते हैं P, तो टॉर्क हो जाएगा मेरा P साइन थीटा। तो इसको अगर हम ध्यान से समझें तो ये हो जाएगा P क्रॉस E, ठीक है, P क्रॉस E। अब हमसे पूछेगा डायरेक्शन बताइए टॉर्क का, तो बहुत सिंपल है, टॉर्क का डायरेक्शन बताने के लिए क्या होगा, P की तरफ फिंगर रखेंगे, E की तरफ कर्ल करेंगे, जो हमारा थंब होगा वो टॉर्क का डायरेक्शन बताएगा, दोनों को परपेंडिकुलर होगा और इनवर्ट डायरेक्शन में होगा, नहीं समझे, P इधर और ये इनवर्ट डायरेक्शन में, यानी जो टॉर्क होगा वो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज तो दिख ही रहा है, और इनवर्ट डायरेक्शन भी दिख रहा है, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब टॉर्क हो गया, अब इसमें आता है दो चीज और, एक है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा है आपका वर्क डन। दोनों की बातें कर लेते हैं, फिर इसके पे न्यूमेरिकल चला जाएगा अगले एपिसोड में। देखो अरे यार कंटिन्यूस लाइन डॉटेड दे सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता देखने में, फील नहीं आता है। ये है हमारा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हमारे पास है, ये ई है डायरेक्शन, ठीक है, और इसमें एक डाइपोल रखे हैं हम लोग, प्लस क्यू इस पे और माइनस क्यू इस पे, और हमें इसका पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, है ना, सोचना होगा, सोचो। मान लो कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल है, ठीक है, इस पॉइंट पर और उस पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल है। मान लेते हैं यहाँ पोटेंशियल V1 है और यहाँ पोटेंशियल V2 है, और इन दोनों के बीच का ये कुछ डिस्टेंस है, ठीक है। तो जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी होगा U, वो होगा यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल्स यू अपॉन क्यू होता है, तो U इक्वल्स क्या हो जाएगा Q इंटू V, लेकिन चार्ज यहाँ माइनस में है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, तो माइनस QV1 और यहाँ हो जाएगा QV2, तो रिजल्ट आ जाएगा
Q इंटू V2 माइनस V1। वेरी गुड। अब हमको चाहिए किसी भी हिसाब से इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिख देना। और एक चीज आपने क्या सीखा है, एक चीज आपने सीखा क्या है कि पोटेंशियल सॉरी थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम लोग सुने हैं, जाने हैं, आपका अपना जाना पहचाना है ना, कि पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इसका मतलब इस हिसाब से तो यही समझ में आया कि V2 इज लेस देन V1। और हम लोग एक चीज़ और पढ़े थे कि जो पोटेंशियल होता है dV इक्वल्स मतलब V इक्वल्स E इंटू डी होता है, पढ़े हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। और इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। और मान लेते हैं इसका ये डिस्टेंस d है, ऐसा 12 भी लेते तो कुछ लोग को दिक्कत है, 12 ले लेते हैं, 12 अभी जस्ट लिया था हमने इसलिए 12 है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा था 12 साइन थीटा, ऑब्वियस है कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12 कॉस थीटा, ठीक है। तो अब होगा क्या V1 माइनस V2, क्योंकि V1 बड़ा है V2 छोटा है, इक्वल्स क्या हो जाएगा 12 इंटू ई, मतलब 12 कॉस थीटा इंटू ई होगा, बोलिए। तो हमको वहां रखना है V2 माइनस V1, तो इसका निगेटिव रख देंगे, तो इसका निगेटिव रखेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा माइनस Q इंटू ई 12 कॉस थीटा, रिजल्ट आ जाएगा, देखिए Q इंटू 12 को कहते हैं P, तो माइनस पी कॉस थीटा U का वैल्यू आया तो हो गया माइनस P डॉट ई। नोट करिए, ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी इन द डायपोल, जिसके 3 अलग अलग रिजल्ट आएंगे। पहला, उसके बारे में अगले क्लास में हम लोग बात भी करेंगे। पहला क्या आएगा, अगर P और E सेम डायरेक्शन में है, इज इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में हो तो थीटा 0 डिग्री, तो वहां से आ जाएगा P इक्वल्स U इक्वल्स माइनस P। दूसरा, P एंड E परपेंडिकुलर हो, P एंड E क्या हो परपेंडिकुलर हो, तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री। ऐसे कर देते हैं P परपेंडिकुलर टू E लिख देते हैं, आप समझ में आ जाएगा, अच्छे से आपको पता चल जाएगा। P क्या है E पे परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 डिग्री, U हो गया 0, क्योंकि cos 90 0 होता है। और तीसरा हो गया, बहुत इजी है हमारा, तीसरा क्या होगा P एंड E, अरे इज नहीं होगा बच्चा, R होगा, R इन अपोजिट डायरेक्शन, नहीं तो इंग्लिश वाले टीचर बुरा मान जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन। तो इस केस में क्या होगा थीटा 180 डिग्री होगा और U इक्वल्स क्या होगा वो P होगा, ठीक है। U इक्वल्स क्या आ गया P आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे वर्क डन का, और कुछ बातें करेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम की, क्योंकि इक्विलिब्रियम के भी कुछ टाइप होते हैं, स्टेबल अनस्टेबल। और फिर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे टॉर्क से रिलेटेड और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्टे होम स्टे सेफ।